नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के दो बहुत ही खास अनुच्छेदों को समझने वाले हैं। वो आर्टिकल्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की असल पहचान तय करते हैं, उसकी शक्ति क्या है और उसका स्थान कहाँ है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम यानी सर्वोच्च बनाती है? इसका जवाब असल में हमारे संविधान की जड़ों में ही छिपा हुआ है। ये तो हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत के जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर है। ये वो आखिरी अदालत है जिसके फैसले पूरे देश के लिए कानून बन जाते हैं। पर सवाल ये है कि ये अधिकार, ये रुतबा इसे मिला कहाँ से? और इसका जवाब हमें मिलता है दो आर्टिकल्स में, 129 और 130। ये सिर्फ नंबर नहीं है, समझिए कि ये कोर्ट के वजूद की बुनियाद हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 129। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में यही वो चीज़ है जो कोर्ट को उसकी असली शक्ति और ऐतिहासिक महत्व देती है। तो फिर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले, सारी कार्यवाही हमेशा के लिए दर्ज कर ली जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक जीता जागता कानूनी आर्काइव हो, जिसका हर फैसला, हर शब्द इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और इस दर्जे के दो बहुत बड़े मतलब निकलते हैं। पहला कि इसके रिकॉर्ड्स अपने आप में सबूत हैं, देश की कोई और अदालत उन पर सवाल नहीं उठा सकती। और दूसरा, जो कि बहुत अहम है, कोर्ट को अपनी या किसी भी निचली अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट के लिए सजा देने की पावर है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। कंटेम्प्ट की ये जो शक्ति है, वो सिर्फ अदालत की शान बचाने के लिए नहीं है। ये शक्ति इसलिए है ताकि कानून का राज बना रहे और न्याय का सम्मान हो। इसके बिना न्याय व्यवस्था ठीक से काम ही नहीं कर सकती। तो ये तो हुई शक्ति की बात, जो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है। अब आते हैं आर्टिकल 130 पर, जो एक बहुत ही कॉन्क्रीट यानी ठोस चीज की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, उसका पता। संविधान में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है। आर्टिकल 13 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। एकदम सीधा और स्पष्ट निर्देश। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ दिल्ली से ही काम कर सकता है? क्या ये नियम पत्थर की लकीर है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी एक व्यवस्था है। अगर चाहें तो जगह बदली जा सकती है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। भारत के चीफ जस्टिस को इसका प्रस्ताव देना होता है और फिर उस पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक खूबसूरत संतुलन दिखाता है। अच्छा, अब तक हमने इन दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग समझा। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी तस्वीर कैसे बनती है। ये दोनों मिलकर क्या कहानी बताते हैं? इस तुलना से ये बात एकदम साफ हो जाती है। देखिए, आर्टिकल 129 कोर्ट की अमूर्त शक्ति और अधिकार की बात करता है, वहीं आर्टिकल 130 उसके ठोस स्थान और पहुंच को बताता है। एक तरह से कहें तो एक अगर कोर्ट की आत्मा है तो दूसरा उसका शरीर। तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये है कि आर्टिकल 129 से जो जबरदस्त शक्ति मिलती है, उसे आर्टिकल 130 एक भौतिक पता, एक जमीन देता है। इससे न्याय सिर्फ एक किताबी ख्याल नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी संस्था बन जाता है जहां तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, आर्टिकल 129 कोर्ट को उसकी अथॉरिटी और कंटेम्प्ट की पावर देता है। दूसरी बात, आर्टिकल 130 उसे दिल्ली में एक स्थायी पता देता है, लेकिन इस पते को बदलने का रास्ता भी खुला रखता है। और आखिर में ये दोनों आर्टिकल मिलकर शक्ति और स्थान का वो संतुलन बनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की पहचान है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, किसी अदालत की असली ताकत किसमें है? उसकी असीमित शक्तियों में, या फिर इस बात में कि वो लोगों के लिए मौजूद है, उनकी पहुंच में है? यही सवाल इन दोनों अनुच्छेदों के महत्व को सही मायने में समझाता है।